नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। कि आप सभी जानते हैं, इस मंच पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और इस रविवार हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर यति शर्मा, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। मैम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। के बहुत सारे कहानी संग्रह, काव्य संग्रह जो हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से बंद खिड़कियों का दर्द, काले लिफाफों का सच, कुछ सच आधे अधूरे, आधी रात की नींद, डार्क सर्कल्स इन द डे लाइट जैसे जो है मुख्य हैं। इसके साथ ही मैम की बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में भी मैम के जो कहानियां हैं, कविताएं हैं, वो प्रकाशित हो चुकी हैं। मैम को बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मैम को सम्मान भी प्राप्त हो चुका है, जिनमें से हिंदी साहित्य समाज से मैम को युवा कवि सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। हिंदी अकादमी दिल्ली से मैम को नवोदित लेखक पुरस्कार, जो कि 1985-86 में ही मैम को मिल चुका है। उसके साथ ही साहित्य लोक अखिल भारतीय मानव कल्याण संघ से भी मैम सम्मानित हो चुकी हैं। साथ में मैम को जो है कविता संग्रह के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मान प्राप्त है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से भी मैम को सम्मान जो है वो मिल चुका है। इसके साथ ही शिल्पी चड्ढा स्मृति सम्मान 2021 भी मैम को मिल चुका है। तो इसकी जो श्रृंखला है वो बहुत लंबी है, जितना कहा जाए उतना कम है। इतना ही कह सकती हूँ कि आज का अवसर बड़ा ही निराला है। आज यहाँ डॉक्टर यति जी का नूर होने वाला है। मैम थैंक आपका यू। बहुत आपका बहुत हमारे शुक्रिया। मंच पर हार्दिक स्वागत है। मैम, आप हमारे व्यूअर्स से आप अपने बारे में कुछ साझा करिए। मैंने एक्चुअल में राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर किया था। जी फिर लिखने का बहुत शौक था, क्योंकि जी जब मैंने पहली एक नज्म लिखी थी तब मैं 8वीं कक्षा में थी। जी और फिर उसके बाद एक साहित्यिक यात्रा निरंतर चलती ही रही। फिर रेडियो और टीवी में प्रोग्राम देने लगी, संचालन भी चले। फिर अचानक मुझे लगा कि नहीं, मुझे हिंदी साहित्य में भी एमए करना चाहिए, क्योंकि जी साहित्य से जुड़ने के लिए साहित्यिक समाज से परिचय बहुत आवश्यक है। जी तो तब नियाज हैदर साहब हमारे साथ ही रहा करते थे और बच्चों की तरह हमें रखते थे। तो उन्होंने बोला मुझे कि हिंदी साहित्य में एमए करो। तो फिर मैंने हिंदी साहित्य से जुड़ी और वहीं पे मुझे मेरे गुरु प्राप्त हुए, प्रोफेसर अशोक चक्रवर्ती। उनके साथ हम लोग आज तक जुड़े हैं और उनका आशीर्वाद और उनका सानिध्य निरंतर मेरे साथ है। तो मैं आभारी हूँ उस ईश्वर की अनुकंपा की और गुरु की महानतम सहयोग की, जो मुझे हर क्षण मेरा मार्गदर्शन करते हैं। कभी कोई समस्या होती है तो निरंतर उसी समय मेरे सामने जैसे ईश्वर आके खड़े हो जाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से मेरी हर कठिनाइयों को हर लेते हैं। तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी को ऐसे गुरु मिले। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। गुरु के लिए गुरु की महिमा अपरंपार है, और जब अशोक चक्रधर जी जैसे गुरु हों, कहना ही क्या है। उनका सानिध्य मिले तो बिल्कुल जो है प्रगति के पथ पे जो है छात्र चलते ही जाएंगे। गुरुओं की बिल्कुल आवश्यकता है। सबसे पहले मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने लेखन कैसे शुरू किया? मेरी पहली गुरु मेरी माँ ही है, श्रीमती लीला पुष्करना। वो हिंदी साहित्य ही पढ़ाती थी। जी और उनकी शिक्षा दीक्षा स्वामी करपात्री जी के सानिध्य में हुई। जी और कुछ पल राजनीति में भी वो साथ रही, तो वो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करती थी। और जब पहली बार मैं रोई तो शायद उन्होंने मुझे कहा कि रोना कायरता की निशानी है, अगर आगे बढ़ना है तो कुछ लिखो और अपनी सारी विसंगतियों को उस कागज पर उतारो। तब शायद मैंने पहली बार एक लेख लिखा था, जो उस समय वामा पत्रिका में छपा था। उस समय उसका प्रतिनिधित्व सोनल मानसिंह जी करती थी। जी फिर कुछ समय बाद वो वामा बंद हो गई
और फिर इसी तरह से साहित्यिक यात्रा, छोटी-छोटी कहानियाँ लिखनी शुरू किए और सच पूछो तो हर किसी लेखक का मुझे लगता है प्रारंभ जो है उसके साहित्यिक यात्रा का आरंभ कविताओं से ही होता है। बिल्कुल। और मैं हमेशा कहती हूँ कि शब्द कभी बांझ नहीं होते और दुखों का कभी गर्भपात नहीं होता। तो बिल्कुल। परिस्थितियाँ जो हैं वो इंसान की अंतर और बाह्य सभी चीज़ों को एक साथ संजो के चलती हैं। तो जब थोड़ी-सी समझदारी के कपाट खुले, तो सबसे पहले स्त्री जाति पर ही मेरा ध्यान गया और ज़्यादातर स्त्री विमर्श और उन पर कहानियाँ मेरी केंद्रित हैं और मुझे लगता है शायद समय परिस्थितियाँ आज भी स्त्री की उतनी उन्नति पा नहीं सकी जितनी हम लोग आजकल नारे लगाते हैं और कहते हैं कि नहीं स्त्री जाति को मुक्ति चाहिए। वास्तविक तो यही है कि वो आज भी अपनी लैंगिक स्वतंत्रता, देह के उत्पीड़न और अपनी मानसिक प्रताड़ना से अभी भी निजात नहीं पा सकी। जी। तो सर्वप्रथम मेरा दृष्टिकोण, मेरा केंद्र उसी पे ही रहा। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार हैं आपके और बिल्कुल एक माँ जो है वो हमारी प्रथम गुरु होती है और आपको अगर आपकी प्रेरणा ही आपकी माँ ने दी है तो बिल्कुल आप आज जहाँ पर हो बिल्कुल उनकी कृपा जी, उन्हीं का आशीर्वाद है। बिल्कुल उनका आशीर्वाद है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ऐसी माँ मिली जो इतनी प्रेरणा आपको दे एक सके। प्रसंग ज़रूर मैं आपको बताऊँगी कि जी, जब बिल्कुल। मैं स्नातकोत्तर में थी तो बहुत ही दीर्घ गंभीर रहा करती थी। जी। तो एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा कि तुम हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटश निबंध पढ़ो जी। और उसके बाद मुझसे बात करना। तो मैंने जब वो कुटज निबंध पढ़ा तो सच में वास्तव में मेरे जीवन में वो परिवर्तन आया जो हर किसी व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए। जी, और बिल्कुल। द्विवेदी जी का एक कथन मेरे कहीं अंतःस्थल पे वो छप गया कि दुख सबको मांझता है। जी। तो हर किसी को जो लेखक बनना चाहता है या जो लेखक है, मैं अनुरोध करूँगी कि वो पंडित हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध कुटज अवश्य पढ़ें। कुटज अवश्य पढ़ें, बिल्कुल। और ये मैंने आपसे पहले भी सुना था लेकिन मैं नाम भूल गई थी। बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया, मैंने लिख लिया है। मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूँगी इसे क्योंकि बड़ी मेरे मन में बड़ी उत्सुकता थी इसके बारे में, आपसे सुनने के बाद। तो साथ ही मैम ये बताइए कि शादी आपकी किस उम्र में हुई और उसके बाद किस तरह की स्थितियाँ रहीं? शादी मेरी 26 साल की उम्र में हुई क्योंकि एक प्रण ले रखा था मैंने कि मैं सरकारी सेवाओं में कार्यरत रहूँगी, उसके बाद ही शादी या विवाह का कुछ सोचूँगी। बिल्कुल। और जब मैं सरकारी सेवाओं में मेरा पदार्पण हुआ और उसके बाद फिर शादी हुई और एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ हुई, वो वायुसेना में कार्यरत थे। तो वाह! बस उनके साथ तालमेल बिठाती हुई गृहस्थी चलती रही। हाँ, चूँकि माता-पिता नहीं रहे थे मेरे, तो काफ़ी संघर्ष रहा जीवन में, लेकिन वो चुनौतियाँ मुझे हरा नहीं सकीं। बल्कि मुझे लगता है कि शायद उन चुनौतियों के कारण ही आज मैं अपने गंतव्य को पहुँच पाई हूँ और पकड़ने का अभी भी प्रयासरत हूँ कि एक ऊँचाई पे जाके मैं वो स्थान बना सकूँ अपना कि जब लोग कहानियाँ पढ़ें तो कहानियाँ अपने मुँह से बोलें कि कहानी किसको केंद्रित करके लिखी गई है और अभी तक जितनी भी कहानियाँ मैंने लिखी हैं, वो सभी जी। सत्य कथाएँ हैं। जी। तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस समय परिवार का आप में किस तरह की भूमिका रही? उनको किस तरीके से पता चला या उन्होंने कैसे सहयोग किया आपको? अगर आज को मैं आपको वास्तविकता बताऊँ तो मुझे दोबारा साहित्य के साथ जोड़ने वाली मेरी बेटी है। अच्छा। जैसे ही वो समझदार हुई तो क्योंकि अकेले ही थे हम पति-पत्नी, ना उनके माता-पिता थे, अभिभावक उनके भी नहीं थे, मेरे भी नहीं थे। अच्छा। तो बच्चों का लालन-पालन हमने बहुत ही कठिनाई के साथ किया। जी। लेकिन हमेशा मेरे जीवन साथी का साथ मुझे पल-पल रहा और हर पल वो मुझे एक ही बात कहते थे कि घबराया मत करो क्योंकि कुछ दर्द आते हैं और अपने आप चले भी जाते हैं। तो बहुत अगर अच्छा। आगे बढ़ना है तो इन सब परिस्थितियों से ऊपर उठ जाओ। तो जी। ये संबल था और मेरे माता-पिता का पालन-पोषण तो था ही और संस्कार उनके थे। तो जब बेटी ने देखा कि माँ साहित्य से दूर हो रही है, तो उसने मुझे फिर दोबारा से कहा कि माँ साहित्य से फिर जुड़ो और फिर आगे की यात्रा तय करो।
तो माँ भगवती की अनुकंपा से मुझे बेटी बहुत अच्छी मिली और मेरे बच्चों का साथ हमेशा ही मेरे साथ रहता है। बिल्कुल एक चीज़ यहाँ मैं कहना चाहूँगी, ये मतलब मैं बहुत महसूस करती हूँ कि बच्चों में कहीं न कहीं हमारे माँ-बाप ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जी, अगर बिल्कुल। हमारी बेटी देखेंगे तो बेटियाँ जैसे-जैसे बड़ी होने लगती हैं तो वो हमारी माँ बनने तो लगती बेटी कम सखी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है आपकी। पहले आपको आपकी जो माताजी थीं उन्होंने आपको प्रेरणा दी और उसके बाद आपकी बेटी ने बिल्कुल, प्रेरित किया लेखन के लिए। जी। ये बहुत ही अच्छी-सी बात है। तो मैम अब जैसे अब आपकी पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं और आप इग्नू में भी कार्यरत हैं। तो इसके साथ आप लेखन किस तरीके से जो है वो मैनेज करती हैं? वास्तव में देखा जाए तो भावनाएँ जब उद्वेलित होती हैं ना, तो वो शब्दों की बाढ़ बनाकर आपको रोक लेती हैं। तो फिर बिल्कुल, वो स्थान नहीं देखती हैं कि आप रसोई में खड़े हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं, ये कार्यालय बैठे हैं। बिल्कुल। उस समय सिर्फ़ मेरे दिमाग में यही होता है कि मुझे इन विचारों को कागज़ पर उतार लेना है। जी, लेकिन घर से मुझे इतना सहयोग है कि कभी मुझे ऐसी बाधा उत्पन्न नहीं हुई। भोजन थोड़ा लेट हो जाए चलता है, लेकिन वो कहते हैं कि जो तुम लिख रही हो उसे पूरा करो, क्योंकि एक बार अगर मस्तिष्क से वो चला जाए, फिर दोबारा फिर वो नहीं वापस आता। नहीं आता। तो बिल्कुल। ये हर मुझे लगता है हर लेखक की कहानी होगी। लेकिन मैं हमारे मंच पर जितने भी लोग आते हैं ये सवाल मैं सबसे ज़रूर करती हूँ और सबका उत्तर जो है वो लगभग यही। जी, ये क्योंकि बिल्कुल ऐसी परिवार का बात है। सहयोग बहुत ज़रूरी है एक लेखक के लिए और बिल्कुल। ख़ासकर अगर आप स्त्री हैं और गृहस्थ जीवन की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जी। तो हाँ, ये ज़रूर है कि कभी रात को भी अगर मुझे समय मिले, रात के 1 बजे, 2 बजे या 3 बजे भी अचानक नींद खुल जाती है, क्योंकि जब उपन्यास लिखती हूँ, तो फिर उन चरित्रों के अंदर ही घूमना होता है। तो कुछ नहीं पता होता कब किस समय अचानक नींद खुल जाए और मन में आता है कि चलो, अब अगला हिस्सा शुरू किया जाए। तो ये निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया है, इसमें ये सोचें हम कि कहीं बाधा आएगी, मुझे नहीं लगता कि लेखक लेखक ही है। लिखना उसका कर्तव्य है और यही उसकी प्राथमिकता होती है। बिल्कुल। ये एक तरह से जैसे हमारी प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं कि हमें भूख लगती है, लेखक को भी लिखने की भूख लगती है और उसका बिल्कुल, भोजन शायद वो शब्द ही होते हैं, वो लिख लेता है तो जी, उसका पेट भर जाता है। मेरे हिसाब से यही बिल्कुल, ये सत्य मैंने है। हाँ यही मैंने भी महसूस किया है। तो मैम आपकी कोई ऐसी रचना जो आपको बेहद पसंद हो या आपके दिल के बहुत करीब? पसंद तो मुझे सभी हैं, लेकिन एक नज़्म जो मैंने बहुत ही कम आयु में लिखी थी जी। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बस स्टॉप पे खड़ी थी जी। और काफ़ी देर इंतज़ार के बाद मैं एक लड़के की मनस्थिति पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जी। तो जब काफ़ी देर बाद वो जिनका इंतज़ार कर रहे थे, थोड़ी रोमांचकता लिए हुए हैं और जब 1 डेढ़ घंटे बाद क्योंकि उस समय बसों का और यातायात के साधन इतने अच्छे नहीं थे। जी। तो जब बहुत देर बाद उनकी सखी उनसे मिलने आई तो उनके साथ 4-5 लड़कियाँ और थीं और मैंने जब उस लड़के की स्थिति को समझने की कोशिश की तो बेसाख्ता ही कुछ लाइनें निकल आईं और आप ये सोचिए कि वो लड़का ये सोच रहा है कि तू जहाँ रहती होगी एक ऊँची हवेली होगी, इस आँगन में तेरी जवानी खेली होगी। तुझ पे दिन-रात कड़े पहरे भी होते होंगे, मुझसे मिलना भी तेरा एक पहेली होगी। ना जाने किस भूले बहाने से आई है तू आज यहाँ। आज हमरा चमेली है तो कल हमरा राधा होगी। मेरी जान मैं खुद ही मिलने चला आऊँगा, तू बता कल रात कहाँ अकेली होगी। अरे तो वाह! ये एक छोटी-सी नज़्म जो बहुत कम आयु में मैंने लिखी थी, जो मुझे हमेशा बहुत याद रहती है। बहुत अच्छी आपकी रचना है और एक बस स्टॉप पर खड़ी लड़की को आपने जी, देखकर उसके मनोभाव, लड़के के मनोभाव जो है वो पढ़ने की कोशिश की है। जी, और बहुत ही अच्छी सी उम्दा रचना है और बिल्कुल ये होता ही है कि हम कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें ऐसे नोटिस करते हैं कि जी। हमसे रुका नहीं जाता। तो मैम आपका जो पहला काव्य संग्रह, कहानी संग्रह है, वो आपका किस उम्र में या कब आपका प्रकाशित हुआ? ये मैंने सरकारी सेवाएँ मैंने प्राप्त कर ली थी और जब बेटी ने पहली बार कहा कि नहीं, आप इन कविताओं को एक पुस्तक का रूप दे दो।
और मेरी स्वर्गवासी माँ की भी इच्छा थी कि इन कविताओं को एक पुस्तक का रूप देना चाहिए। जी। तो तब मैंने इनको कविताओं को इकट्ठा किया और गुरुजी के पास गई लेके, तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं लिखूँगा, लेकिन तुम पहले इसे संजो लो। तो फिर यति पंख नाम से, ये नाम भी गुरुजी का ही दिया हुआ है, तो यति पंख नाम से मेरी पहली पुस्तक छपी थी जो कविताओं की थी। जी। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके गुरुजी का आपको इतना सानिध्य मिला और उन्होंने इतना खूबसूरत नाम दिया। इसके साथ ही मैम आपकी और भी जो हैं कहानियाँ भी प्रकाशित हैं, कहानियाँ संग्रह लड़कियों का दर्द, तो इसके बारे में मैम इसमें किस तरह की रचनाएं हैं ये सभी स्त्री को केंद्रित रख के की गई हैं, क्योंकि औरत की परिस्थितियां बदले या ना बदले, लेकिन औरत के साथ हुए अत्याचार और उत्पीड़न मानसिक और शारीरिक, और उसमें आप पितृसत्ता के साथ भी ले सकते हैं, लैंगिकता समस्या को भी ले सकते हैं, और कुछ हद तक प्राकृतिक परिवर्तनों को भी ले सकते हैं। तो उन जी। सबको केंद्रित करके मैंने ये लिखी थी, लेकिन इस पुस्तक में एक चरित्र को छोड़ के बाकी सभी चरित्र मैंने सामने जिए हैं। उनमें एक कहानी है समीक्षा, जो एक महिला है जो बहुत ही कम आयु में वैधव्य को प्राप्त करती हैं, और उस समय वो गर्भावस्था में है। 1 साल की बेटी है, और सब इस तरह से जब उनके जीवन में ये परिस्थितियाँ आती हैं, तब अचानक उनके ससुराल वाले उन्हें छोड़ देते हैं। और किस तरह से वो फिर व्यवसाय से जुड़ती है और एक बिज़नेस वुमन का खिताब पाती है। और आज भी वो है और अपना बिज़नेस चला रही हैं, और इस समय 4-5 उनकी अचल संपत्तियाँ हैं, जिनकी देख-रेख भी वो करती हैं, और दोनों बेटियाँ उनकी विवाह को अपना घर गृहस्थी चला रही हैं विवाह के उपरांत। तो इस तरह से उसकी सारी कहानियाँ ऐसी हैं, और उसका शीर्षक इसलिए रखा कि मध्यवर्गीय परिवार की स्त्रियाँ ज़्यादातर अपना दुःख साझा नहीं करती। तो हर स्त्री का एक उद्देश्य रहता है कि मैं परिवार के सभी सदस्यों को जोड़कर रखूं। तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उससे रिश्ते भी नंगे होते हैं और परिस्थितियां भी खराब होती हैं। तो मध्यवर्गीय परिवार की स्त्रियां, अब वो शायद समय बदल चुका है, काफी हद तक आधुनिक युग में आके हम लोग काफी सजग हो चुकी हैं, उनकी आस्थाएं बदल चुकी हैं, स्त्रियों की सोच बदल गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाज में पुरुष का वर्चस्व उसे कहीं न कहीं कमज़ोर करता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो ये बहुत स्वीकार सही। करने को तैयार नहीं कि एक बिल्कुल। स्त्री उससे कहीं ज़्यादा सक्षम हो सकती है। तो अगर जिस उन्हें बढ़ावा मिले, उन्हें और ज़्यादा प्रेरित किया जाए, मुझे ऐसे लगता है उन स्त्रियों में इतना हुनर होता है कि वो और आगे बढ़ सकती हैं। निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं, एक युग की रचना कर सकती हैं। लेकिन एक ये भी सच है मैम, ये सिर्फ ऐसे ही मतलब हो सकता है सबके साथ ना हो, लेकिन मैं ऐसा देखती हूँ जी, कहीं इसमें पुरुषों का लालच होता है अपने परिवार को बनाए रखने का, क्योंकि अगर स्त्री बाहर निकली या उस वो कहीं ज़्यादा सफल होने लगी तो परिवार लैक ना कर जाए, कहीं वहाँ कुछ कमी ना आ जाए, या फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ी इनसिक्योरिटी कुछ ना कुछ होती ज़रूर है। तो एक बांधे रखने का एक जरिया बना दिया गया है स्त्री के लिए, बाहर नहीं निकलेगी तो घर गरिमा परिवार जी, से ज़्यादा इसमें अच्छे से। 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला ये कि उस स्त्री को आप क्या स्वतंत्र करेंगे जो अपनी ज़ंजीरों से खुद ही प्रेम करने लग जाए। बिल्कुल। उसे आप स्वतंत्र नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। और दूसरा, जहाँ तक पुरुष का लालच है, पुरुष का नहीं कह सकती, क्योंकि आजकल के समय में स्त्री और पुरुष दोनों कमाई करने निकलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और पुरुष का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है, क्योंकि उसका वर्चस्व नहीं, उसका अहम भाव भी उसे कहीं न कहीं सर्प की तरह दंश मारता है, कि अगर हम दोनों एक साथ खड़े हैं और उसे कहीं सम्मान ज़्यादा मिल गया, तो पुरुष को ये लगता है कि कहीं मैं कमतर साबित हो जाऊँ। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे मैं स्त्री बहुत को होता हमेशा है। कहती हूँ, नारी नारायणी है। हाँ जी। उसकी क्षमताओं का मुकाबला आप पुरुष के साथ कर ही नहीं सकते। जी। अगर हम देखें, लालन पालन स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर होता है, अधिकार दोनों को समान मिलते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा अपनी शिक्षा दीक्षा में और अपनी बौद्धिकता में आगे निकल जाता है, तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं होता कि वो पुरुष को कहीं पीछे छोड़ रही है। मुझे लगता है कि नारी पुरुष को साथ लेकर ही संपूर्ण है, और एक दूसरे को समझने का एक उत्तरदायित्व भी अनुभव होना चाहिए, और हो भी रहा है।
कुछ क्षेत्रों में है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि एक उन्मुक्त वातावरण स्त्री को आज भी नहीं प्राप्त कि नहीं। वो अपनी बात कह सके जी, और खुलकर कह सके। तो ये जो मानसिक दास्ता है, हमें इसे ही खत्म करना है। बिल्कुल। स्त्री बंधन में है लेकिन बाध्य नहीं है। जी, उसको कह सकती है वो अपनी बात। बिल्कुल। जी। तो दूसरा है आपका एक कहानी संग्रह है काले लिफाफों का सच। मैं इस बारे में कुछ बताइए। एक्चुअल में ये भी एक जीवंत चरित्र के ऊपर ही कहानी लिखी गई है। एक स्त्री जो 21 साल तक अपने गुमनाम पति को जिंदा रखती है। वो है नहीं दुनिया में, लेकिन अपनी बच्चियों को वो इस परिश्रम के साथ, परिशीलन के साथ पालती है। उन बच्चियों को एहसास नहीं होने देती कि तुम्हारे पिता नहीं है। तो हर साल बच्चियों के नाम एक काला लिफाफा आता है जिसमें कुछ पैसे हैं और पिता का आशीर्वाद है। और जब वो अपनी बड़ी बेटी की शादी करती है, तब उसका भाई कहता है कि अब तो राज खोल दो इन काले लिफाफों का। और तब उन बच्चियों को पता लगता है कि हमारे पिता तो है ही नहीं, 21 साल तक हमारी माँ ने उसे जिंदा रखा है। तो एक औरत की कर्मठता और उसकी अडिग आस्था कितनी है ईश्वर पर, और वो किस तरीके से पुरुष और औरत दोनों के कर्तव्यों को निभाती है, ये एक अद्भुत कृति थी। और मैं इसे रोक नहीं सकी, तो उसे फिर मैंने कहानी का रूप दिया। जी, बहुत ही अच्छी है ये आपका ये जो उपन्यास है, इसका नाम ही इतना कहानी संग्रह का इतना क्यूरियस कर रहा है, उत्सुकता को बढ़ा रहा है और बिल्कुल हम इसे पढ़ना चाहेंगे। साथ ही है कुछ सच आधे अधूरे। जी। ये पुस्तक का अभी एक परिचर्चा भी रखी गई थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, और बहुत अच्छी रही वो चर्चा। इसमें भी सब सत्य कथाएं हैं, लेकिन कुछ सच आधे अधूरे मैंने इसलिए इस कहानी संग्रह को दिया क्योंकि सच को मैंने अपनी कल्पना का तड़का लगाया है। जी, तो इसे अगर आप कहें कि पूर्ण सत्य कथाएं हैं तो नहीं कह सकती, बट हाँ, इसके जो कथानक है वो सत्य पे आधारित है। और फिर इस तरह से कहानियां चलती हैं। इसकी पहली कहानी ही है चांद का वो टेढ़ा, और जिस लड़की की कहानी है उसे हमने बचपन से बड़े होते देखा, और जिस दर्द और जिस तकलीफ से वो जूझी है पूरे जीवन, वो हमने अपनी आंखों से देखा। तो काफी वर्षों तक वो मेरे अंदर एक पकता रहा मवाद की तरह। और फिर मुझे एक दिन लगा कि नहीं, अब मुझे कागज पे उतारना चाहिए, क्योंकि एक सौतेली माँ के अत्याचारों की इंतहा थी, इतनी कि वो बच्ची अंत में दम तोड़ देती है। तो मैं सारी कहानी आपको नहीं बताऊंगी, फिर आपकी उत्कंठा शांत हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस बहुत पूरी सच पुस्तक में है। बहुत उत्सुकता बढ़ा रही है ये कहानी। और इसमें कुछ अच्छी, थोड़ी सी अलग हटके भी कहानियां हैं। हनीमून है, एक मिर्ची है, और ये जीवंत है कहानियां सारी। मतलब छोटी छोटी कहानियां। हनीमून पे भी यही एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जरूरी नहीं होता कि औरत हर वक्त सही ही सोचे। कभी कभी पुरुष उसे इस तरह से भी किसी एक मंजिल पर लेकर जाना चाहता है जहाँ उसका अहम, उसका वर्चस्व और उसका स्वाभिमान जिंदा रहे। तो इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को, यानी उस लड़की की माँ ही उन्हें समझाती है कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसा एक पति के रूप में एक वर मिला है, जो अपने मेहनत की और अपने धनोपार्जन के बाद तुम्हें वो सारी सुख सुविधाएं देना चाहता है अपने बल पर। तो उसकी इस विशेषता को समझो, उसे ग्राह्य करो, और तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें पति के रूप में एक बहुत ही समझदार, सुलझा हुआ व्यक्ति मिला है। तो ये सारी कहानियां जब आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप आरंभ तो करेंगे, अंत के बाद ही इस पुस्तक को छोड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत नाम से ही इतनी उत्सुकता बढ़ रही है, बहुत ही रोमांचित ये विषय रखे गए हैं, बहुत ही रोमांचक हैं इसके विषय। जी। इसमें आपका एक और है जो बड़ा ही उत्सुकता बढ़ाने वाला नाम है डार्क सर्कल्स इन द डे लाइट। जी, इसका कवर पेज भी आप देखेंगे, मैं दिखा सकती हूँ आपको। ये देखिए, ये ये आपको शीर्षक उल्टा दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन बिल्कुल, पे। बिल्कुल। दिख रहा है, तो नहीं ये साफ दिख रहा है। जी, डार्क सर्कल इसलिए रखा कि
आज के समय में भी औरत दिन रात अपने दुख से जूझ रही है। उसका प्रयास यही होता है कि ये परिवार रूपी मोती मैं संजो के रखूं, टूटे ना कहीं। लेकिन टकराव तो कहीं ना कहीं किसी भी आयु में आता है। और वो किस तरह से कामकाजी महिला के आंखों के नीचे गहरे गड्ढों के रूप में उभरता है, क्योंकि कहते हैं दुख सामने वाले की नम आंखों में झांका जा सकता है, बस देखने वाले की नजर चाहिए। तो इसमें सभी कहानियाँ इसी तरह की हैं, जिन्हें मैंने समाज के सामने लाने का प्रयास किए, सभी जीवंत कहानियाँ हैं। जी। तो मुझे लगता है कि अगर ये कहानियाँ किसी के शुष्क जीवन में एक मधुरता का फूल खिला सकें, तो ये कहानियाँ अपने आप में सफल हो जाएँगी। बहुत ही अच्छी आपकी रचनाएँ हैं और इतना अच्छा आपने अपने बुक्स के नाम भी बहुत प्यारे आपने अपनी नाम बहुत अच्छे रखे हैं जी, और देखकर ही लगता है कि बिल्कुल हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को पढ़नी ही चाहिए। साथ में इसके लिए पहले मैम आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मैं देना चाहूँगी। आपकी बहुत-बहुत बुक्स शुक्रिया। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि बेस्ट सेलर हो आपकी किताबें। जी। मैम अपनी कोई ऐसी रचना जो आपको लगता है वो आपसे ज़्यादा जुड़ी हो, आपके बेहद करीब है? एक कविता है, लेकिन उसे आप गद्य कविता भी कहें, लेकिन वो कविता इतनी खूबसूरत है। उसका शीर्षक भी मैंने रखा था दोस्ती। और ये विवाह के उपरांत ही लिखी थी मैंने। एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है, दोनों में ढेर सारी कमियां हैं, कुछ खूबियां भी हैं, जिनका जिक्र मैं यहाँ ना करूँ तो बेहतर है। दिन रात वो मेरे साथ होता है, लेकिन मैं अकेले एक रात किसी और होटल में गुजारना चाहती हूँ। अकेले कमरे में अपना दुख बांटना चाहती हूँ। एक दिन जी भर कर रोना चाहती हूँ, लेकिन मेरा दोस्त मुझे इनकार करता है। वो मुझे कहता है कि मेरे साथ रहो, हर परिस्थितियों में मेरा साथ दो। मैं और वो एक साथ एक ही जगह रहते हैं, एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटते हैं। अचानक एक दिन वो मुझे कहता है कि मेरे साथ चलो। मैं हंसती हुई उसके साथ चली जाती हूँ। अभी तक सिर्फ मैं थी, आज हम दोनों हम हो गए, एक दूसरे के अहम को तोड़कर अपने कवच से दूर हो गए। आज हम दोनों एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, एक दूसरे के गमों में ढल रहे हैं। आज तक मैं थी, अब हम हो गए, एक दूसरे के जीवन में ढल गए। तो इस कविता का शीर्षक मैंने दोस्ती रखा था। बहुत ही प्यारी सी रचना है, बहुत खूबसूरत जी, लेखन है मैम आपका। जी, एक साथ रचना मैं खुद में जी, सुनाना चाह रही थी आपको, जी, क्योंकि वो मेरे दिल के काफ़ी करीब थी। सुनाइए मैम, जी, स्वागत है। जब दोस्ती हवा में मस्त परिंदे की मानिंद उड़ान भरने लगे, तो समझो कि मोर के पंखों ने मुलायम स्पर्श से कदमों को चूमा है। जी, जब दोस्ती हवा में मस्त परिंदे की मानिंद जी, उड़ान भरने लगे, तो समझो कि मोर के पंखों ने मुलायम स्पर्श से कदमों को चूमा है। हवाओं पर लिखने की कोशिश की और दिल का गुबार निकाला है। बिस्तर की सिलवटें भी आहें भरने लगी। बिस्तर की सिलवटें भी आहें भरने लगी, आगोश में लेकर ख्याल उनका, अरमानों के पंख झलने लगी। चादर ने भी अपना रंग सुर्ख कर लिया। चादर ने भी अपना रंग सुर्ख कर लिया। तकिए के मुंह में हंसी दबाए वो मुस्कुराता रहा। हौले हौले दिए की लौ में चमक रहा था मेरा चेहरा किसी सितारे की तरह, और दर्पण भी मेरे रूप पर इतराया घूमता था। जी, मैं सोचती रही शाम के धुंधलके में उसकी सूरत मुझे इतनी साफ कैसे नजर आती है, कैसे एहसास होता है उसकी तपिश का मुझे, मानो हाथ थाम लिया हो उसने मेरा और बस खींच रहा हो मुझे और करीब और करीब। रात तो कुछ देर क्यों ठहर नहीं जाती। बहुत बहुत खूबसूरत मैम। ये बिल्कुल कुछ पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगी कि अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए। जी, चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए। आज हमारा क्या पता कल ना हो,
आज हमारा क्या पता कल ना हो, कोई गीत हो मन में तो फिर गुनगुना दीजिए। सुना दीजिए, बहुत मन में तो सुंदर, फिर गुनगुना बहुत दीजिए। सुंदर। तो बहुत अच्छी बात है ये कविता, अगर मन में कुछ पंक्तियां घूम रही हैं तो बिल्कुल उनको कागज पर उकेर हाँ, देना दीजिए चाहिए। और वो बहुत ही खूबसूरत सी रचना बन जाएंगी। और जी। आपका लेखन मैम बहुत उम्दा रहा है, आपकी कहानियां बहुत प्रेरणादायक रही हैं, आपकी कविताएं भी बेहद खूबसूरत। तो इस पूरी लेखन यात्रा में, इस पूरी साहित्यिक यात्रा में आपने किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया? चुनौतियाँ तो बहुत थी, क्योंकि एक औरत जब सच्चाई की ओर उन्मुख होकर अपनी भागीरथी का मुँह खोलती है, जी। तो बहुत सारे विपरीत लिंग आप पर आक्षेप भी लगाते हैं। जी। उन लोग को शायद शायद पुरुष का वर्चस्व कहें, अहम भाव कहें या परिस्थितियाँ कहें, वो उसे इजाज़त नहीं देती, वो इतना खुलकर स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से कुछ लिख सके। जी, बिल्कुल। तो पहली चुनौती तो परिवार से ही होती है। अमूमन क्या होता है, लेखकों के खुद के परिवार कभी नहीं पढ़ते। हाँ। इंसानों को दुनिया पढ़ती है, लेकिन अपने परिवार के बिल्कुल। लोग नहीं पढ़ते। लेकिन अगर आप तो पूछोगे कि मैं लिखना चाहती हूँ तो पहला शायद उत्तर होगा ना। हाँ, कि ये क्यों लिखना चाहती हो, ये विषय अच्छा नहीं है। नहीं है। फिर चूँकि मैं एक कार्यालय में काम भी करती हूँ और काम के प्रति मेरी प्राथमिकता, मेरी गंभीरता हमेशा से रही है। और उसके साथ-साथ समाज की भी कुछ ऐसे तीक्ष्ण बाण आपको सहने ही पड़ते हैं। जब आपकी कहानी का वाचन कोई करे या उस कहानी का पठन कोई करे, तो निस्संदेह मुझे लगता है कि शायद मैं इस तरह से लिखूँ कि वो सोचने पर विवश कर दें, क्योंकि कुछ कहानी ऐसी है जो आपकी गूढ़ी ग्रंथियों को खोलने में भी सक्षम है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि ये एक संदेश भी समझ लीजिए आप, कि औरत अपने गुणों के बारे में कुछ नहीं जानती। बहुत सी ऐसी स्त्रियाँ मैंने देखी हैं, ना तो उन्हें अपनी क्षमता का एहसास है, ना उन्हें ये एहसास है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल इतना नियंत्रित और इतना अधिक है समाज और अपने परिवार के प्रति, कि शायद वो जानती ही नहीं कि वो कितने गुणों से भरपूर है। लेकिन अगर आप खुद से प्यार करना सीख जाएँगे, तो निस्संदेह समाज और दूसरे पात्रों से भी आप उतना ही प्यार करेंगे। लेकिन शर्त इतनी है कि आप खुद से प्यार करें और उन चुनौतियों को सहज भाव से लेते जाएँ, क्योंकि ये चुनौतियाँ ही आगे चल के आपके पथ में फूल खिलाती हैं आशा की। तो निराशा भरे वातावरण में कोई लेखक लिख नहीं सकता, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि लेखन आपका अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। वो अराजकता जो अंधकार ने पैदा की है, उसमें रोशनी की वृष्टि होनी बहुत ज़रूरी है और वो लेखक के द्वारा ही हो सकती है। ये आपने जो चुनौतियाँ कहा है, शब्द ही ऐसा है कि बिल्कुल कहीं न कहीं सबसे बड़ी चुनौती लेखक के सामने ये रहती है कि वो जो देखता है वो उसको लिखता है। लेकिन जो पाठक हैं और वो जानते हैं कि अगर इन्होंने लिखी है तो कहीं न कहीं वो कोरिलेट की जाती है। और श्रृंगार रस एक ऐसा विषय है जिस पर अगर आप लिखते हैं या किसी की दुख और पीड़ाओं पर आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो जोड़ जाता है कि ये सब आपके साथ तो नहीं घटित हाँ, होगा। ये अभी व्यंजना है, इसे नकार नहीं सकते, लेकिन स्वतः ही ये विचार मन में आता है कि ज़रूर इसके साथ ये आप बीती है, हाँ तभी उसने बिल्कुल। लिखी है। तभी कोई लिखता तो है ये बात। हाँ, कहते हैं कि लेखक जो है कहीं ना कहीं उस सबको जीता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लेखक अपने जीवन में जी रहा है, हो सकता है वो देख रहा हो। तो चीजें भी होती है। एक बार मैंने एक कविता लिखी थी स्त्रियों के उत्पीड़न पर, जिसमें उसका पति उसको रोज मारता है और वो किस तरह से माफी मांगता है, फूल भेज देता है और वो माफ भी कर देती है। तो ये कविता पढ़ने के बाद ज्यादातर लोगों के मेरे पास मैसेजेस में आए हुए थे कि कहीं ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, तो मैं जी, बड़े ही सकारात्मक ये हाँ, से उत्तर आवश्यक दिया। नहीं है, हाँ। आपकी रचनात्मकता आपकी पारदर्शिता भी होती है। हाँ जी। ये आवश्यक नहीं, और जब तक आप किसी पात्र के साथ उसके दुख और सुख में तैरते नहीं हैं, गोता नहीं लगाते उसके जीवन में, तब तक आप उसके बारे में लिख नहीं सकते। जी। तो इसीलिए मेरी सारी कहानियाँ, आधी से ज़्यादा कहानियाँ सत्य कथाएँ हैं जी। और उन सभी के साथ आप जुड़ते हो। एक कहानी है इसमें, वो मेरी एक प्रोफ़ेसर की कहानी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जी। तो उनके ऊपर मैंने वो कहानी एक लिखी है, शीलम्मा।
जो यथावत पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुकी है जी। कि एक लड़की जो व्यवसाय में है और नौकरी करती है, लेकिन घर परिवार उसे उपलब्ध मानता है हर समय कि ये हर समय हर समस्या में आगे खड़ी रहेगी। लेकिन ये आवश्यक नहीं है, उसकी अपनी भी कुछ व्यक्तिगत दुःख हैं, कुछ समस्याएँ हैं, कुछ आशाएँ हैं, कुछ उमंगे हैं, लेकिन आयु के साथ-साथ वो ख़त्म होती चली जाती हैं और अंत में जब सारे परिवार में सब बहन-भाइयों की शादी कर देती हैं, तो वो अकेली रह जाती है। और फिर वही समाज, जिसे आप पुरुष प्रधान समाज की संज्ञा भी देते हैं कुछ लोग, एक पुरुष उसके जीवन में आता है और उसको तोड़ के रख देता है। वो उससे उस बात की आशा कर रहा है जो उसको संपूर्ण औरत की संज्ञा देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन वो उससे ये शर्त ले लेता है कि मेरे जीवन में तुम तभी आ सकती हो, जब इन सब चीज़ों को भूल कर और छोड़ कर आओगी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम परिवार में जो लड़कियाँ अगर बच्चा बड़ा है या लड़की बड़ी है या लड़का बड़ा है, तो मुझे लगता है शायद उसे जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है, पूरे परिवार के लिए वो करता है और अंत में जब उसकी बारी आती है, उसे देने का समय आता है, तो लोग पीछे हो जाते हैं। तो बिल्कुल। बड़े और बच्चे को बहुत कुछ सहना पड़ता है परिवार में। तो ये सारी बातें हैं जो आदमी जब जीता है परिवार के अंदर गहराइयों में, रिश्तों को जीता है। हम लोग रिश्तों को ही तो जीते हैं, रिश्तों को सामने रख के उसे जोड़ते हैं, फिर उसे अंगीकार कर कर पूरा जीवन बिताते हैं। तो एक समझदार, सुलझा हुआ पुरुष या सुलझी हुई औरत इन्हीं संबंधों को जोड़ने का प्रयास करती रहती है जीवन भर। कहीं टूटती है, कहीं बिखरती है, फिर से जुड़ जाती है। ये नारी बहुत सारी नारायण अपेक्षाएं होती हैं जो अ, बड़े बच्चे पर कहीं ना कहीं परिवार की बहुत भारी भी पड़ती हैं। जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल जुड़ती हैं और वो बच्चा जो है मुझे लगता है बड़ा बेटा हो या बेटी वो पूरी ज़िंदगी उन अपेक्षा को पूरा करते करते ही शायद कहीं ना कहीं समाज में ना ये मानवीय मानसिकता कह सकते हैं कि ग्रांटेड लेने की जो आदत होती है ना, बहुत सारे लोगों को, वो कहीं न कहीं किसी एक व्यक्तित्व को तोड़ने में सक्षम हो जाती है। फिर वो अवसाद में डूबता चला जाता है और वो अवसाद फिर और समाज में कहानियाँ पैदा करती है। और फिर कहीं न कहीं उस अवसाद के बारे में किसी को इसकी चिंता भी नहीं है। अगर वो मदद माँगने की कोशिश भी करता है, तो जी। उन्हें लगता है कि शायद ये कोई ऐसे ही उसे जायज़ भी नहीं मानते कि ऐसा कुछ दुःख होगा, हम तो हक है हमारा, जो हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे तो हैं। फिर कहीं न कहीं अपेक्षाएँ जो हैं वो उसके साथ निष्ठुरता के साथ व्यवहार करने लगती हैं। बिल्कुल, और फिर वही निष्ठुरता फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसे अवसाद की ओर धकेल ही देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक अब नारी में या पुरुष में क्या कहें एक जो स्पर्श है, ये स्पर्श एक पूरी घटना को जन्म देने में आगे रहता है। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल जीवंत जो एकदम ऐसे विषय हैं जो समाज में कहीं न कहीं हर किसी के साथ हैं। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है कि एक स्त्री के साथ हो गई, ये आजकल हमारे हर परिवार में कहीं न कहीं ऐसा किरदार जो है वो मिल ही जाता है। तो बहुत ही अच्छे आपने विषय आपने बहुत अच्छे चुने हैं, मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी। मेरे शब्द नहीं हैं आपके इन इतनी अच्छी जो प्लॉट्स हैं, इतनी अच्छी थीम है आपकी ये सभी कहानियों की। आपने बहुत अच्छी कहानियाँ चुनी हैं, बहुत अच्छा आपका लेखन रहा है। तो साथ ही मैम ऐसा कुछ कि आपकी इस पूरी साहित्यिक यात्रा के दौरान आपने ऐसा कुछ महसूस किया कि आपसे छूट गया? दर्द आपको हमेशा कहीं न कहीं अंदर रहा है, भले ही आप खुश हैं, सब कुछ है, लेकिन टीस मन में रहती है कि ये मुझसे छूट गया। हाँ, मुझे लगता है कि मैं खुद का आकलन करने में कहीं न कहीं चूक गई हूँ। दूसरों के दुःख दर्द देखते-देखते कहीं आपको ऐसा एक पल के लिए एहसास ज़रूर होता है कि शायद मैं अपने साथ न्याय नहीं कर रही हूँ। कई बिल्कुल, बार क्या होता है आप कथानक लिखते-लिखते उस चरित्र के साथ जुड़ जाते हैं और जब आप उस चरित्र के साथ जुड़ते हैं तो उसकी अच्छाई, बुराई, उसके सुख-दुःख, उसके जीवन में आए हुए अवसाद, उसकी कुंठाएँ, ये सभी आपको द्रवित करती हैं। तब कहीं न कहीं आप अपना मनोबल क्षीण होता हुआ अनुभव करते हैं। तो हो सकता है शायद हर लेखक के साथ ऐसा होता हो, लेकिन चूँकि मैं संवेदनशील हूँ और संवेदनशीलता के साथ ही
मैं ज्ञान, पराविज्ञान सभी से दूर जाकर एक यथार्थ धरातल पर उन सभी के सामने उन सच्चाइयों के साथ जीना चाहती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मैं खुद के साथ कभी-कभी अन्याय कर जाती हूँ। तो बिल्कुल, एक लेखक कई जीवन जी लेता है, मुझे ऐसा लगता है, हर कहानी में एक जीवन जी लेता है। बिल्कुल, तो ये जीवन के अलग-अलग सोपान हैं जिसे हर स्त्री पार करती है। बचपन से लेकर जवानी तक और फिर एक परिपक्व और अनुभवशील स्त्री के साथ जीवन में कई पड़ाव आते हैं और औरत हर पड़ाव को बहुत सुदृढ़ता के साथ और आस्था के साथ जीती है। तो मुझे लगता है कि अगर एक औरत दूसरी औरत का दुःख समझकर उसकी सहायता करे, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। पर उसके लिए पहली शर्त यही है कि पहले खुद से प्यार करना सीखें, खुद के गुणों को समझें और पहचानें। कहीं न कहीं हम भी कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं, मैं बहुत सारी महिलाओं से मिली भी हूँ, साक्षात्कार भी करती हूँ कभी-कभी किसी कहानी के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं न कहीं वो खुद टूटी हुई है, उसका आत्मविश्वास टूटा हुआ है। अगर वो कहीं हम जोड़ पाएँ, तो शायद कहानियाँ जन्म ही ना लें, हमें ढूँढनी पड़े कहानियाँ। बिल्कुल, लेकिन एक स्त्री के लिए मुझे लगता है खुद से प्यार करना एक पहली शर्त है, अगर स्त्री खुश रहना चाहती है। जी, खुश रहेगी स्त्री अगर, तो मुझे लगता है कि अ, और जो किरदार हैं उसके जीवन में और जितने भी रिश्ते हैं, पात्र हैं, वो सब भी खुश रह ये पाएँगे। प्रसन्न रहने का मूल मंत्र ही यही है कि पहले खुद से प्यार करना सीखें। पहले खुद से प्यार करें। लेकिन हम स्त्रियाँ उलझी हुई हैं, अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो कमियाँ हम समस्याएँ हैं अपने आप कि से मनगढ़ंत बना लेती हैं, जो एक सुंदर होने के जो पैमाने समाज ने बना दिए हैं, हम उनको उन पे खुद को खरा उतरते-उतरते हम मुझे लगता है थक जाते हैं और हम खुद आधी स्त्रियाँ तो मुझे लगता है शायद समाज में कपोल-कल्पित घटनाओं के आधार पर ही अपना जीवन जीने लगती हैं। जी, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं उन्हें भी अपने ज्ञान चक्षु खोलने चाहिए। जी। वो बहुतों से बेहतर है, बहुतों से अच्छा कर सकती हैं। तो ये आत्मविश्वास पैदा करना बहुत ज़रूरी है। स्त्री अगर स्त्री की दोस्त बनेगी, उसको कहीं न कहीं अब अगर हम स्त्रियाँ एक खुले दिमाग से अगर एक-दूसरे से मिलेंगी और सहारा देंगी, तो मुझे लगता बिल्कुल। है ये सब भी कहीं न कहीं ये बातें जो हैं वो सफल हो जाएँगी, सिर्फ़ ये किताबी बातें नहीं रहेंगी। जी, जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं मैम। मैम आपको जो है बहुत सारे सम्मान आपको कई संस्थाओं से आपको मिल चुके हैं। पहला जो सम्मान मिला उसके बारे में आप थोड़ा-सा अम, मैंने जब कविताएँ लिखनी शुरू की तो बहुत स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं में छपती थीं। जी, तो जब पहली बार हिंदी साहित्य अकादमी में मैंने अपनी कविता भेजी थी जय भारत, तो उस पर जब मुझे सम्मान मिला नवोदित लेखिका का, तो ये पहला एक समझ लीजिए मेरे जीवन में महत्वपूर्ण एक सम्मान था, जिसने मेरी यात्रा को और ज़्यादा सुदृढ़ कर दिया। अभी तक मैं सिर्फ़ यही सोच रही थी कि नहीं लोगों को सम्मान मिलते हैं, लेकिन मैं मुझे नहीं मिलता या किसी और लेखिका के सामने भी ये चुनौती आ सकती है कि बहुत लोगों को सम्मान मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते। पर अगर आप सभी को लेके सोचें, सभी लेखकों को लेके सोचें, लेखन यात्रा उनकी देखें, तो मुझे लगता है कि सम्मान अपने आप में कोई सम्मान नहीं होता। जैसे सुख और दुःख अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखते, आपकी इच्छा पूरी हो गई तो वो सुख है और आपकी इच्छाएँ पूरी नहीं हुई, तो तो वो दुःख है। उसी तरह से सम्मान मिल गया तो आप एक अच्छे लेखक या अच्छे कवि हैं, ये कहीं नहीं लिखा। लेकिन कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति नियमों से बंधा है। जीवन की कुछ आचार संहिताएँ हैं जिन पर खरा उतरना ज़रूरी है, कसौटी पर कसना ज़रूरी है। जी, तो ये अनुभूति आह्लादित करने वाली थी, हर्षित करने वाली थी और बिल्कुल। मैं आगे की ओर देखना जब मैंने शुरू किया कि नहीं अब इस यात्रा को और लंबा खींचना है, तो उसने बहुत सहयोग दिया मेरी मंज़िल को पाने में। साथ ही मैम आप वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में भी हमें बताइए? एक्चुअल में एक काव्य संग्रह था जिसमें मुझे बोला गया कि आपने किसी एक अर्जुन अवार्डी किसी भी खिलाड़ी के ऊपर कविता लिखनी है।
तो उस समय मेरे सामने यही प्रश्न था कि मैं किसे चुनूँ, किसे चुनूँ? पर कहीं न कहीं मैं नारी पर केंद्रित जिसे आजकल आप फेमिनिज़्म बोलते हैं, उस पे लिखना चाह रही थी। तो मैंने सानिया मिर्ज़ा पे एक कविता लिखी थी बहुत अच्छा और विषय। तो बस उस पे मुझे ये अवार्ड मिला। लेकिन इसके साथ-साथ मुझे उस जब आप किसी के ऊपर कुछ लिखती हैं, तो फिर उसका जीवन परिचय और उसके जीवन के बारे में भी पढ़ती हैं। तो मुझे लगता है इस तरह के काव्य संग्रह प्रकाशित होने चाहिए, जी, बिल्कुल। जो कुछ छिप गए हैं, जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। तो जब ये मुझे अवार्ड मिला था, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मेरी प्रसन्नता का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जब ये मैं मुझे समझ सम्मान सकती हूँ मैम आपको। तो इस तरह से बिल्कुल। मुझे लगता है कि छोटी-छोटी ये जो सोपान है, इससे आगे चढ़ते हुए अपने आप को घमंड से दूर रखना पहली बात सामने रखनी चाहिए कि ये सिर्फ़ एक क्षण भर की खुशी है, जी, लेकिन आपकी वास्तविक खुशी आपका वो लेखन है जिसे आप खुद भी पढ़कर प्रसन्न होते हैं। और जी। मेरे साथ ऐसे अक्सर ही ऐसे अवसर आते हैं कि मैं खुद लिखा हुआ जब पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ ये मैंने ही लिखा था। बिल्कुल। ये आश्चर्यचकित करने वाली बात होती है कि उस समय मैं भावनाओं में बहकर जब आप संचारी भावों से जुड़ रहे होते हैं, युद्ध कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको नहीं पता लगता कि आप क्या लिख रहे हैं। तब भावनाओं में बहकर लेखक लिखता चला जाता है और लिखने के बाद जब वो पूर्ण भूल हो जाते जाता है, हैं। तो हम भूल जाते हैं कि हमने उन परिस्थितियों में लिखा था। बिल्कुल, बिल्कुल। परिस्थितियाँ बदल जाती हैं तो मुझे लगता है हाँ, भूल भी जाते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ था और ऐसा इतना कुछ प्यारा कुछ निकल के आ चुका है और वो बिल्कुल। हमें ध्यान भी नहीं रहता और लेखक जो है बिल्कुल एक ऐसी भावनाओं के सागर में गोते लगा ये सब देता है। स्मृतियों के युद्ध है जो हम अक्सर हर इंसान लड़ता है, उन जी, स्मृतियों से। तो जी, और यही शायद हमारे अनुभव हैं और अनुभव तो कितना बहुमूल्य है जिसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, हम पे नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हाँ, अनुभव ये हर कहीं न इंसान कहीं हाँ, बिल्कुल हर इंसान अलग-अलग फ़ीस जो है वो दे हाँ, रहा है और तो शायद अफ़ोर्डेबल भी नहीं होती कभी-कभी। लेकिन हार देनी नहीं माननी पड़ती है। चाहिए, ये कहीं ये नहीं लिखा कि अगर आपको सम्मान नहीं मिला तो आप एक अच्छे लेखक नहीं हैं। बहुत अच्छी बात की है। और लेखक स्वतः ही है, ईश्वर प्रदत्त शिक्षा है, ज्ञान है और आप उस चीज़ को अनुभव करें, निस्संदेह एक संवेदनशील व्यक्ति बहुत अच्छा लिख सकता है। लेखक होने के लिए शायद मुझे लगता है पहली शर्त ये है संवेदनशीलता। आप दूसरों के जी, दर्द को कितना महसूस कर सकते हैं, तभी आप एक अच्छे लेखक बन अगर आप सकते भावुक ही नहीं हैं और हैं। किसी भावुक के नहीं। दर्द को महसूस नहीं कर रहे, तो शायद आपको उस समय शब्दों की भी कमी लगती है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। शब्द नहीं मिल रहे उनका दुःख अभिव्यक्त करने के लिए, तो अभिव्यक्ति जो है वो हम लोगों की जो है बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए, अडिग होनी चाहिए। आपकी खुद के अंदर आस्था कितनी है? मैं कितना अच्छा बेहतर लिख सकती हूँ, ये विश्वास होना चाहिए। तभी आप आगे जाके एक अच्छा एक मुकाम, एक मंज़िल हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल, मंज़िल बहुत दूर है, मुझे लिखना है और मेरी माँ ने सिखाया था कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो विद्यार्थी बन के रहोगी, तो बिल्कुल। बहुत सुख पाओगी। तो मैं अभी बहुत विद्यार्थी हूँ और जीवन से बहुत अनुभव ले रही हूँ और लेती रहूँगी। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, एक विद्यार्थी बनकर ही ज़्यादा बेहतर जिया जा सकता है और अगर आप सोचेंगे मुझे सब कुछ आ गया, तो जीवन बड़ा ही कठिन हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बातें हैं और बिल्कुल मन ही नहीं भर रहा है। मैम आपका एक किंग्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनने जा रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी जी पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर एक काव्य संग्रह जो है वो जी। प्रकाशित किया जा रहा है उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। वास्तविक मतलब सच बोलूँ अगर तो मैं सोच ही नहीं पा रही थी क्योंकि मोदी जी के ऊपर कविता लिखनी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जी, क्योंकि जब भी आप किसी के ऊपर कविता लिखते हैं तो जब तक आप उसके कार्यों को महसूस नहीं करते, उस सच्चाई को, उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को जब तक आप आत्मसात नहीं करते, आप कोई कविता नहीं लिख सकते। तो मैंने इसीलिए अपनी कविता का शीर्षक रखा था मोदी बना निराला। अब उनके जितने भी कार्य हैं, चाहे वो कश्मीर का हो, किस्सा हो या फिर अयोध्या का हो या फिर वसुधैव कुटुंबकम का नारा हो, उस परचम को लेके चलता हुआ एक व्यक्ति अपना नहीं सोचता, पूरे विश्व को एक परिवार की तरह संजोकर आगे लेके चलना चाहता है।
तो जब उस विचार को मैंने सोचा और ये सोचा कि नहीं, अब मुझे सच पूछो तो उनके लिए शब्द भी कठिन था मेरे लिए ढूँढने। बिल्कुल। एक ऐसा ऊँचा विशाल व्यक्तित्व जो पूरे विश्व को लेके साथ चलना चाहता है, तो ये एक कठिन यात्रा उनकी तो है ही, हम लोगों की भी है। तो मैंने आगे बढ़कर हिस्सा लिया और आप सबके सामने जब वो पुस्तक आएगी तो आप पढ़िएगा और फिर बताइएगा। बिल्कुल, बहुत ही शुभकामनाएँ मेरी उस पुस्तक के लिए, बिल्कुल। जी। बहुत खूबसूरत सी चीज़ है जो मुझे लग रहा है जल्द ही सबके सामने आने वाली है। जी। मैम, अब मैं आपसे हमारे व्यूअर्स का भी एक प्रश्न है कि आपकी पूरी इस साहित्यिक यात्रा में ऐसा क्या रहा, ऐसी क्या सीख रही जो आपको अपने जीवन पर्यंत आपको याद रहे? ऐसा तो देखिए हर लेखक के हर क्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मैं ईश्वर पे बहुत आस्था रखती हूँ और एक ऐसा भी दिन था जिसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाती और वो मेरी साहित्यिक यात्रा से थोड़ा हटके है। लेकिन हाँ, मैं सभी श्रोताओं को और ये देखने वालों को ज़रूर बताऊँगी कि एक व्यक्ति के लिए ईश्वर पर आस्था रखनी, विश्वास रखना कितना फलदायक है और कितना शुभ और सकारात्मक है। मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ अपनी पुस्तकें देने गई थी और रात को काफ़ी देर हो गई मुझे। आप लगभग मान लीजिए उस समय 11:30 बजे होंगे और आखिरी बस में मैं बैठी थी। बहुत कम आयु थी उस समय, करीब रही होंगी मैं 22-23 वर्ष की। और पूरी बस में वो मुझे आज भी उस बस का नंबर याद है 611 आर.के. पुरम से सेक्टर 4 से वो स्टार्ट होती थी और उस बस में उस दिन कोई नहीं चढ़ा। आश्चर्य इस बात का था कि पूरे रास्ते पंजाबी बाग तक उस बस में कोई नहीं चढ़ा। सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर थे। उस पूरे रास्ते जब मैं स्मरण करती गई ईश्वर का, मैं इसलिए कहती हूँ कि नारी नारायणी है, दुर्गा का रूप है। और मैं पूरे रास्ते दुर्गा को स्मरण करती रही और आज मैं सबके सामने सच साझा करना चाहती हूँ कि पूरे रास्ते मुझे नहीं पता बस में कौन चढ़ा, कौन नहीं चढ़ा, खाली है, नहीं खाली। आँखें बंद करके मैं सिर्फ स्मरण कर रही थी। और जब मैं पंजाबी बाग उतरी, उस समय जिस जगह वो बस ने मुझे उतारा, वहाँ पे ना तो कोई रिक्शा होता है, ना कोई इंसान होता है। उस समय रात के 12:30 बज रहे थे और वो आखिरी बस थी और अचानक कोई आता है अपनी रिक्शा लेके, नई रिक्शा। वो व्यक्ति ने बहुत ही सुथरे कपड़े पहने हैं, प्रेस किए हुए। तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस समय कोई रिक्शा भी लेने आ सकती है। और उसने मुझे घर छोड़ा, उसे मेरे घर का पता भी मालूम था, सब कुछ पता था। और जब मैं मुड़कर उन्हें पैसे देने लगी, तब वो वहीं नहीं थे। तो ये ईश्वरीय चमत्कार है जिसे मैं जीवन भर कभी नहीं भूल सकती और हमेशा मुझे याद रहता है। तो हर व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए और अपनी संकल्प और दृढ़ जो भी वादा आपने खुद से किया है, अपने आप से, पहले उसे पूरा करो। अगर हम अपने प्रति ईमानदार नहीं, तो किसी और के साथ रिश्तों में बंधना बिल्कुल निरर्थक है। तो मेरी सबसे जो महत्वपूर्ण एक यात्रा में पड़ाव था, वो था गुरुजी ने जब पहली बार मेरी रचनाओं के ऊपर भूमिका लिखी। यतिपंख में प्रोफ़ेसर अशोक चक्रवर्ती की ही भूमिका है और जब उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और ये कहा हमेशा आगे बढ़ो, तो वो क्षण मैं आज तक नहीं भूली और मैं तरसती हूँ कि कब गुरु मेरे सामने आएँ और इसी तरह से हाथ रखते रहें और मेरी ये यात्रा स्मरणीय रहे हमेशा जीवन भर। बहुत बहुत ही आपने ऐसे रोमांचित करने वाले आपके अनुभव आपने साझे किए। इसके साथ ही मैम, अब क्योंकि कार्यक्रम अंत की ओर बढ़ रहा है, तो आपकी एक गज़ल आप जो है वो सुना दीजिए। तो मुझे एक क्षण देंगे तो मैं सुनाती हूँ। आपको बहुत सारी कविताएँ तो मैंने सुनाई ही हैं। लेकिन मैं सोच रही थी आपको वो कविता सुनाऊँ जो अभी लिखी है। और कविता का शीर्षक है मैं कहाँ चाहती थी।
एक स्त्री होने के नाते एक स्त्री का दर्द इस कविता में झलकेगा, आप उसको समझ पाएंगे कि बचपन की उन्मुक्त किलकारियां, यथार्थ कल्पना प्रसूत अलौकिक भावनात्मक वात्सल्य छोड़कर दुख पीड़ा त्रादसी से भरी जिंदगी मैं कहाँ चाहती थी। प्रजनन काल के दर्द और संतानोत्पत्ति की उस पीड़ा में उलझकर स्व को खोना मैं कहाँ चाहती थी। रूढ़िगत भावनाओं के दुर्व्यवहार, संभोग और नारित्व की बेचारगी, दुर्बलता और पुरुष के विद्रोही आचरण से टकराना मैं कहाँ चाहती थी। मोल करते लोग सौदेबाजी के उबाऊ संबंधों की जमीन पर जमी काई पर मैं कहाँ फिसलना चाहती थी। असंख्य व्यभिचारी प्रतिक्रियाओं की दृष्टि की वृष्टि में मैं कहाँ भीगना चाहती थी। हर बार उसके निमंत्रण पर स्वतः उसकी बाहों में झूलना, अंतर जगत की छटपटाहट और संस्कार का समर्पण करना मैं कहाँ चाहती थी। मैं तो दिवालियों में चढ़ाए जाने वाला फूल बनना चाहती थी, किसी का सिरमौर बनकर प्यार में कदम दर कदम स्मृति की मादकता में बादल बन बरसना चाहती थी। लेकिन लोगों ने मुझे जूते में फीते की तरह इस्तेमाल किया, मुझे मानसिक विकृतियों का आधार बनाकर उत्तेजना के स्वरों का ताज पहना दिया, दुकानों पर लगे उन नुमाइशी कपड़ों की तरह विज्ञापन बनाकर छोड़ दिया। ये आजकल की नारी के ऊपर लिखी ये कविता है। बहुत खूब। आपकी रचनाएं एक से बढ़कर एक हैं, जितनी भी हम सुन रहे हैं सब एक से बढ़िया ही, पिछली वाली से बढ़िया ज़्यादा लगती है। ऐसे लगता है कि ये वाली ज़्यादा अच्छी है और मन बिल्कुल नहीं भर रहा है, लग रहा है कि बस सुनते जाएं। तो जो विमर्श है वो मेरा पसंदीदा विषय है और बिल्कुल विमेन एम्पावरमेंट की, आप जो ना स्त्री सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, जी। रचनाएं उस पर बिल्कुल खरी उतरती हैं। अब क्योंकि हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं तो मैम, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई संदेश जो आप उनको देना चाहें। मैं सभी के लिए एक बात अवश्य कहूंगी कि हमेशा सकारात्मक रहिए। नकारात्मकता आपको हमेशा पाप की ओर धकेलती है। पाप को जन्म देने वाला अंधकार ही है। तो आप खुद पर विश्वास रखिए और हमेशा सच का साथ दीजिए, क्योंकि सच एक बार नहीं हमेशा जीतता है। क्षण भर की खुशी जरूर किसी को मिल सकती है, लेकिन सच कभी हारता नहीं, थोड़ा समय अवश्य लगता है। तो खुद से प्यार करिए। मेरा मूल मंत्र ही यही है कि पहले खुद से प्यार करिए, फिर दूसरों से प्यार तो स्वतः ही हो जाएगा। और प्रेम से खूबसूरत और कुछ भी भावना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। और क्योंकि बातें और दो स्त्रियों की बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी, बिल्कुल मन नहीं भर रहा है बातों से। लेकिन घड़ी की टिक टिक भी कुछ कह रही है और समय जो है वो भागता जा रहा है। तो मैम के लिए चंद पंक्तियां पेश करना चाहूंगी कि वो खुद ही नाप क्या? लेते हैं बुलंदी आसमानों की। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। वाह, बहुत खूब। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की, नहीं बहुत मोहताज सुंदर, होती बहुत कद्रदानों सुंदर, की। बहुत। बिल्कुल मैम, आप हमारे पटल पर आई, इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक धन्यवाद है। हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती हमारे हमारे दर्शकों के लिए दिया, इतनी अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में जो चर्चा की है वो बिल्कुल हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पोस्टर पहले ही साझा किया जा चुका था। जी। और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत फिर से एक बार आभार व्यक्त करते हैं। आपका गरिमा जी, मैं खुद करते हैं। आपका बहुत आभार व्यक्त अरे करती हूँ, क्योंकि लोगों से मुखातिब होना अपने आप में एक बहुत अच्छा सुखद संस्मरण रहता है जीवन में हमेशा। तो मैं फिर से श्रोताओं से जरूर जुड़ना चाहूंगी। और आपका ये बड़प्पन है, आपने इतना मान सम्मान दिया है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि। तो अब विदा लेने का समय आ गया है, तो अब हमारे व्यूअर्स से हम विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ और जहां हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। शुक्रिया।